जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 6 ध्वनि इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा ही ध्वनि ऊर्जा को उत्पन्न करती है जो तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है, इसीलिए ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। अगला प्रश्न है, तरंग कितने प्रकार की होती है, उनके नाम बताएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि तरंग दो प्रकार की होती है, पहला अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। प्रश्न है कि वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग है या फिर अनुप्रस्थ तरंग, ये हमें बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वायु में अनुदैर्घ्य तरंग होता है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि इसको कहा जाता है तरंग का आयाम, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा तरंग का आयाम। 5 नंबर प्रश्न है कि क्या दो क्रमिक शीर्षों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग का तरंग दैर्घ्य कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, शीर्षों और गर्तों के बीच के दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्या प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रश्न है, किसी तरंग की चाल किन दो राशियों पर निर्भर करती है? इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी भी तरंग की चाल तरंग की आवृत्ति और उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ चांद पर गया हुआ है, क्या वह व्यक्ति अपने मित्र द्वारा वहां उत्पन्न ध्वनि को सुन सकता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि नहीं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जिससे होकर ध्वनि अपनी गति कर सके। हम जानते हैं कि ध्वनि की गति माध्यम के कणों में उत्पन्न कंपन के कारण होती है, अतः इसके अभाव में मित्र से उत्पन्न ध्वनि नहीं सुन सकता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है जिसके कारण ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएगा, जिस कारण चांद पर गया हुआ मित्र के द्वारा कहे हुए बातों को नहीं सुन पाएगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। प्रश्न है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य उसकी चाल से किस प्रकार संबंधित है? इन तीनों में यही संबंध है। तो देखिए यहाँ पे कि ध्वनि तरंग की चाल इक्वल टू तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ध्वनि तरंग की चाल तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर है। 10 नंबर प्रश्न है, आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है? तो देखिए यहाँ पे आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है। तो आवृत्ति आवर्तकाल के विलोम के बराबर है, यानी कि ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, उसके बराबर होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अर्थात कहा गया है कि v इक्वल टू 1/t, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। अगला प्रश्न है, क्या किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है? इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे माध्यम का ताप बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से ध्वनि की भी चाल भी बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे माध्यम का ताप कमता जाएगा उसी तरह से ध्वनि की चाल कमती चली जाएगी। तो यहाँ पे माध्यम के ताप का असर ध्वनि की चाल पर निर्भर करता है। प्रश्न है, वायु, जल तथा लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है? तो देखिए यहाँ पे लोहे में ध्वनि की चाल होती है 5130 मीटर प्रति सेकंड, वायु में होता है 332 मीटर प्रति सेकंड तथा जल में होता है
1483 मीटर प्रति सेकंड। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि लोहे में ध्वनि की चाल सबसे तेज है, यानी कि सबसे अधिक होता है ध्वनि की चाल लोहे में। प्रश्न है, तरंग का कौन सा गुण पहला है प्रबलता और दूसरा है तरत्व को निर्धारित करता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि ध्वनि की गुणता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में मदद करता है। यानी कि ध्वनि की गुण है वह है जो तारत्व और प्रबलता दोनों में अंतर बताने का कार्य करता है, ध्वनि की गुणता। अगला प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि पहला सितार तथा दूसरा कार का हॉर्न में से किसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि का तरत्व अधिक है। तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि कार के हॉर्न में सबसे ज्यादा अधिक होती है। 15 नंबर प्रश्न है कि सामान्य मानव कान के लिए श्रव्यता प्रास क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। यानी कि कोई भी सामान्य मानव जो कि कम से कम 20 हर्ट्ज की ध्वनि तथा अधिक से अधिक 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को अपने कानों के माध्यम से सुन सकता है। वह मनुष्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को नहीं सुन सकता है और ना ही 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अच्छे से सुन सकता है। तो इसी को ही कहा जाता है श्रव्य प्रास। तो मनुष्य का श्रव्य प्रास होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की। अगला प्रश्न है, दिए गए ध्वनियों से संबंधित आवृत्तियों का प्रास लिखें। पहला है अपश्रव्य तरंगे तथा दूसरा है प्राश्रव्य तरंगे। इसका उत्तर लिखेंगे कि अपश्रव्य तरंग का कि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अपश्रव्य तरंग कहते हैं और प्राश्रव्य तरंग किसको कहते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। प्रश्न है कि हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है। इसका उत्तर लिखेंगे कि हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के प्रवर्तित होकर उसके पुनः सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी कि जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ भी बोला और वह ध्वनि टकरा कर किसी वस्तु से पुनः उसे सुनाई देती है, तभी उसे कहा जाता है प्रतिध्वनि। जैसे कि आप लोग सिनेमा हॉल में देखते होंगे कि वही आवाज बार बार गूंजता रहता है, या फिर किसी बंद कमरे में बोला जाए तो वही ध्वनि बार बार आपस में टकरा कर हमें वही ध्वनि पुनः अपने कानों में सुनाई देती है, तो उसे ही कहा जाता है प्रतिध्वनि। प्रश्न है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, अभिश्रव्य ध्वनि या फिर प्राश्रव्य ध्वनि। इसका उत्तर लिखेंगे कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को अभिश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि के बहुल परिवर्तन के उपयोग के कोई दो उदाहरण लिखें। तो ये रहा दो उपयोग, आप लोग लिख लेंगे। पहला है डॉक्टरी स्टेथोस्कोप में और दूसरा हॉर्न, बिगुल तथा लाउड स्पीकर इत्यादि में। अगला प्रश्न है, ध्वनि की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, आवर्तकाल का मान क्या होगा। तो हमें इसका आवर्तकाल का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रश्न में दिया गया था आवृत्ति 50 हर्ट्ज और आवर्तकाल हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे वाट दिया गया है, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 1/आवृत्ति। तो आवर्तकाल को टी द्वारा सूचित किया जाता है, तो लिखेंगे कि टी इक्वल टू 1/आवृत्ति का मान है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे लिखेंगे और जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 0.02 सेकेंड। आवर्तकाल यानी कि हमें समय पूछ रहा था, तो समय हो जाएगा इसका 0.02 सेकेंड। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 0.02 सेकेंड। आप लोग इसे अच्छे से कैलकुलेट करके बना लेंगे। अब इसका लास्ट 22 नंबर प्रश्न है कि एक ध्वनि तरंग के आवर्तकाल का मान 0.01 सेकंड है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी। हमें इस प्रश्न में इसका आवृत्ति का मान पूछ रहा है। तो देखिए आप लोग इस प्रश्न में दिया गया था आवर्तकाल का मान 0.01 सेकंड
और इसमें आवृत्ति पूछ रहा था, तो यहाँ पे वाट है, तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/आवर्तकाल। तो आवृत्ति को भी द्वारा सूचित किया जाता है, तो लिखेंगे कि v इक्वल टू 1/आवर्तकाल का मान था 0.01 सेकेंड। तो आप लोग देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद जितना भी अंक होता है उसके ऊपर में जीरो लगा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसको ऊपर में करके जीरो कर दिया गया है, तो हो गया 100/1। तो जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 100 हर्ट्ज। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 100 हर्ट्ज। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।